नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत इस बेहतरीन वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे आप देसी हो, विदेशी हो, देश से हो, देश के बाहर से हो। ये जो सूचना आज जो आपके सामने आ रही है, इसका एक छोटा सा टाइटल है कि जापान भी कभी सुपर पावर था। देखने के लिए तो ये टाइटल बहुत छोटा है, लेकिन इसका इतिहास बहुत लंबा है। अगर हम इस इतिहास की यानी कि इस हिस्ट्री की शुरुआत करें, इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ना कर रहे हो, अगर आप कहीं भी हो और अगर आप सिर्फ जानकारी, इंफॉर्मेशन या फिर अपने नॉलेज का विस्तार करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए लगातार आती ही रहेंगी। बहुत आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश, चाहे आप किसी भी माध्यम से हो, हम इसके बारे में समझेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें क्या जापान भी कभी सुपर पावर था, इस बात को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि आखिरकार जापान क्या है और जापान कहां पर स्थित है। जापान एक छोटा सा, मुख्यतः 4 टापुओं से मिलकर बना हुआ एक देश है, जो कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच स्थित है। जापान का आप ये मैप देख सकते हैं। इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जापान का सबसे ऊपर वाला टापू, यानी कि सबसे नॉर्थ मोस्ट, उत्तरतम, अगर हम ऊपर से नीचे चलें तो ऊपर वाला जो टापू है, जो है द्वीप, जिसे हम इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, वो आपका होक्काइडो है। और होक्काइडो के ठीक ऊपर रूस का यानी कि रशिया का एक क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। होक्काइडो के नीचे आपको होन्शु नामक टापू या फिर द्वीप दिखाई दे रहा होगा। और होन्शु आइलैंड की खास बात यह है कि एक तो ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप या टापू है, और होन्शु आइलैंड, ये जो द्वीप है, इसी के ऊपर ही टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, इसी के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि अब टोका सो टोक्यो, अब मत टोक्यो। तो टोक्यो नामक शहर आपका स्थित है। और टोक्यो पूरे विश्व में सबसे महंगा शहर भी है, सबसे बड़ा शहर भी है, और सबसे पॉपुलेटेड, यानी कि सबसे अधिक अगर शहरों में कहीं पॉपुलेशन रहती है तो वो आपका टोक्यो है। इसके नीचे आप देख पाएंगे कि इसी होन्शु के नीचे है हमारा एक आइलैंड शिकोकू, और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा क्यूशू। ठीक है, इस मैप के ऊपर हम एक बार से बाद में भी आएंगे, लेकिन हम जापान की बात कर रहे हैं। यह बात एकदम हकीकत है कि जापान का भी सुपर पावर हुआ करता था। जो स्थिति आज के समय में यूएसए यानी कि अमेरिका की है, वही स्थिति एक समय में यानी 1930-40 के दौर में जापान की हुआ करती थी। लेकिन हम अगर जापान की शुरुआत करें कि कैसे कैसे जापान का हुआ पतन, कैसे कैसे अपना जो जापान है वो हुआ डिक्लाइन, उससे पहले थोड़ा उससे और पहले चलते हैं, यानी 1940 और 1930 से पहले की बात है। आपको याद ही होगा दोस्तों कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा हुआ, वो 1914 से 1918 के बीच में चला। और उसमें एक तरफ एक्सिस पावर यानी सबसे शक्तिशाली देश होते थे, और एक तरफ अलाइड पावर यानी कि वो देश जो साथ में मित्र देश कहलाए, वो एक साथ हो गए। यही आपका जो प्रथम विश्व युद्ध है, ये जब समाप्त हुआ तो उस समय जो भी बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने मिलकर सोचा कि आगे कभी कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कोई और विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए हमें एक ऐसे संगठन या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना कर देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में शांति कायम रहे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना में उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि आगे चलकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन, जो विषय हम और आप मतलब बीए, एमए हर जगह पढ़ते हैं, उसके पिता या फिर कहलाए जनक। और जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, उसके बाद धीरे धीरे कारवा आपका आगे बढ़ता गया। अब इस कड़ी में हम आगे ये देखते हैं कि आखिरकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। चलिए अब आगे मतलब इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ी। देखो, कहा जाता है कि हर युद्ध से पहले, एक वो बड़ी मशहूर कहावत है कि रणभूमि से पहले कोई भी युद्ध मन भूमि में ही लड़ा जाता है। और वही मन भूमि या फिर मनोदशा हम कह सकते हैं, साइकोलॉजी, उस समय यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पूरी तरफ घूम रही थी। यूरोप में उस समय आपने सुना होगा एक हिटलर नाम का मतलब एक तानाशाह हुआ करता था, जो कि एक देश है, आप सभी ने मतलब सुना होगा, जर्मनी के नाम से उसका वो होता था राजा, या फिर हम उसे कह सकते तानाशाह। तो पोलैंड उसके बगल में एक देश है। आप जैसे देख सकते हैं, ये मैप आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये है एक देश पोलैंड, और पोलैंड के देश में ये हमारा हिटलर का देश है। ठीक है, इन दोनों के बीच में साइकोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल थे
क्राइसिस। उस समय हिटलर एक इंटरनेशनल लेवल पर एक हाईवे तैयार करना चाहता था, एक रोड तैयार करना चाहता था और उसकी इच्छा थी कि वो हाईवे पोलैंड से होते हुए निकले। लेकिन पोलैंड उस समय जो देश था हमारा फ्रांस की थी वो कॉलोनी, उपनिवेश, जैसे कि इंडिया जो अपना देश है वो कभी यूके जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन, उसका भी उपनिवेश रहा। तो पोलैंड ने उसे इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हम अपनी जमीन आपको इस हाईवे के लिए नहीं दे सकते। हिटलर तो बेटे था ही पागल, हिटलर की बेटे बुद्धि सनक गई और हिटलर दोस्तों उसने सीधे हमला कर दिया किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। और वो तारीख थी 1 सितंबर 1939, यानी 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के द्वारा, जर्मनी के द्वारा पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया गया। और उस समय पोलैंड फ्रांस का उपनिवेश था, इसलिए पोलैंड को बचाने के लिए सामने आया फ्रांस, और फ्रांस का मित्र देश था यूके। इस प्रकार यूके और फ्रांस दोनों एक साथ हुए और दोनों ने मिलकर जर्मनी के ऊपर कर दिया हमला। तारीख थी आपकी 3 सितंबर 1939, यानी कि ठीक 2 दिन के बाद। इससे बने 2 समूह। एक तरफ तो आ गए एक्सिस पावर में वो जो उस समय शक्तिशाली देश होते थे, जिसे हम लोगों ने सेंट्रल पावर्स के नाम से भी मतलब कहा जाता है, और एक तरफ अलाइड पावर जो कि होते थे मित्र देश। धीरे धीरे ऐसे ही सारे देश आपस में अटैच होते गए। तो ये एक युद्ध है जो 1939 में चल रहा है, यूके, फ्रांस और एक तरफ हिटलर। यूके के उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? चर्चिल। और उस समय कहा जाता था कि जो वहां के यूके के जो प्रधानमंत्री थे, जो थे ब्रिटेन, वो किसी से हार नहीं मानते थे। आपने सुना होगा कि भाई ब्रिटेन जहां कभी सूरज नहीं डूबता था उस साम्राज्य को कहा गया है। ठीक उसी समय प्रशांत महासागर में जापान और चीन के मध्य भी 1937 में एक युद्ध शुरू हो गया था, और जापान बहुत पावरफुल यानी कि बहुत शक्तिशाली देश था। जापान ने चीन के बहुत से क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया, तो चीन जापान युद्ध और एक ये फ्रांस यूके और हिटलर का युद्ध, ये दोनों युद्ध बनकर इन्होंने आधार बनाया, इन्होंने बेस रखा सेकंड वर्ल्ड वॉर का, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध का। तो हम इसे कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में 3 तरफ एक्सिस पावर थे। एक तरफ था हिटलर, एक तरफ इटली, उसके हेड थे, मुखिया थे, राष्ट्रपति थे मुसोलिनी, और एक तरफ था आपका जापान जहां के राजा या फिर हेड थे हिरोहितो, और एक तरफ अलाइड देश यानी कि आपके मित्र देश। ये सारा का सारा चार्ट आप देख सकते हैं, मैंने पूरा कंपैरिजन के साथ आपको मतलब दिखा दिया है। ठीक है, एक तरफ था आपका अमेरिका, जो रूजवेल्ट वहां के राष्ट्रपति थे, स्टालिन जो कि सोवियत संघ जिसे हम आज के समय रूस के नाम से जानते हैं वहां के अध्यक्ष थे, और एक तरफ थे चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये लीडर और ये देश आपस में एक साथ हो गए और यहीं से ही नींव रखी गई सेकंड वर्ल्ड वॉर की। लेकिन हम अभी देखेंगे इसमें कि आखिरकार अमेरिका जो कि डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल नहीं था, वो कैसे इस युद्ध में शामिल हुआ, और कैसे जापान एक्टिवली वहां से पैसिफिक ओशियन से, प्रशांत महासागर से इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना। वास्तविकता में दोस्तों अमेरिका कभी इस विश्व युद्ध का भाग था ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका अपने मित्र देशों को जो सप्लाई कर रहा था, ठीक है, उनको हथियार, उनको ईंधन, उनको टेक्नोलॉजी, मिसाइलें, तो डायरेक्टली अमेरिका का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और अमेरिका के लोग भी नहीं चाहते थे कि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चक्कर में पड़े। लेकिन इस प्रकार के इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए जब जापान ने देखा कि अमेरिका अपने अलाइड देशों की सहायता प्रदान कर रहा है, तो प्रशांत महासागर में जापान भी है, अमेरिका भी है। वहां पे जापान को आया गुस्सा, और जापान ने अमेरिका का जो एक आइलैंड है जिसे हम हवाई आइलैंड या हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं, और हवाई आइलैंड भारतीयों के लिए बहुत मशहूर है आज के समय में। इंडियन लोग वहां पे रहते हैं और बहुत पैसे वाले हैं, वो आइलैंड बहुत पैसे वालों में आता है, वो टूरिज्म, पर्यटन के लिए मशहूर है। जैसे कि इंडिया में गोवा, वैसे ही अमेरिका में हवाई आइलैंड पर है पर्ल हार्बर। यहां मैं आपका एक सेकेंड लेना चाहूंगा और आपको एक पेचीदगी जानकारी देना चाहूंगा। हार्बर का मतलब होता है वो स्थान जहां पर अपने ये बड़े बड़े पानी के जो जहाज होते हैं वो किए जाते हैं पार्क, यानी कि पार्किंग ऑफ शिप्स इज कॉल्ड हार्बर। जैसे कि पार्किंग ऑफ एरोप्लेन इज कॉल्ड हैंगर, वैसे ही पार्किंग ऑफ शिप इज कॉल्ड हार्बर। ठीक है, तो उस पर्ल हार्बर पर अमेरिका की नेवी की एक फ्लीट, यानी कि जो उसकी नौसेना की एक होता है बेड़ा, वो रहा करता था, उसके ऊपर जापान के फाइटर जेट प्लेन्स ने हमला कर दिया। और जब ये हमला हुआ तो अमेरिका ने कहा कि भाई हम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पार्ट थे ही नहीं, तो फिर जापान ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया। उस समय के
अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे और जो कि अपाहिज थे, पैरालाइज थे। उन्होंने अपने तीनों सेनाओं की इमरजेंसी यानी आपातकालीन बैठक को बुलाया और अपने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से कहा कि जापान को करारा जवाब दिया जाए। लेकिन इसके उपरांत उन लोगों ने यानी कि अमेरिका के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने कहा कि सर ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। रूजवेल्ट अपाहिज होने के बावजूद भी बिना किसी के सहारे से अपनी व्हील चेयर से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर मैं अपाहिज होकर खड़ा हो सकता हूं तो फिर अमेरिका भी जापान के ऊपर हमला कर सकता है। और वो हमला इतिहास में सबसे फास्टेस्ट हमला हुआ, सबसे तेज अटैक हुआ जो कि अमेरिका ने जापान के ऊपर किया। उस अटैक में जो 1941 में ही पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका ने जो जापान के ऊपर किया, उसमें अमेरिका जापान को हरा तो नहीं पाया, लेकिन जापान को महसूस हो गया कि वो हार भी सकता है और अमेरिका को महसूस हो गया कि वो जीत भी सकता है। जब आपके अंदर एक बार ये भावना आ जाए कि आप जीत सकते हैं तब आप जीतेंगे ही, लेकिन अगर आपको ये एहसास हो जाए कि आप हार सकते हैं तब आप हारेंगे ही। और इसके बाद ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था ये सीधे अमेरिका वर्सेस जापान हो गया। आगे की स्टोरी तो आप सबको मतलब पता ही है कि कैसे अमेरिका ने एटॉमिक बम, परमाणु बम की खोज की और जापान को सरेंडर कराने के लिए, जापान को हराने के लिए उसने सबसे पहले अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा जो कि जापान की एक टापू होन्शु आइलैंड पर स्थित है, तारीख थी आपकी 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम से एक एटॉमिक बम, परमाणु बम को उस हिरोशिमा शहर के ऊपर गिरा दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जापान ने घुटने नहीं टेके थे। लेकिन ठीक 3 दिन के बाद इतिहास में एक काला पन्ना और जोड़ा गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी ये जो शहर है इसके ऊपर जो हिरोशिमा के नीचे है, इसके ऊपर अमेरिका ने गिराया जापान के ऊपर दूसरा परमाणु बम जिसका नाम था फैटमैन। पहले छोटा मोटा बच्चा भेजा लिटिल बॉय के नाम से, उससे जापान नहीं माना, फिर भेजा मोटा ताजा आदमी यानी कि फैटमैन और उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और जापान ने एक घोषणा की, पोट्सडैम डिक्लेरेशन, जो कि जुलाई 1945 की है। पोट्सडैम एक सम्मेलन हुआ था, पोट्सडैम नामक एक शहर है जो कि जर्मनी में स्थित है और वहीं पर जापान ने घोषणा की कि मेरी तीनों सेनाएं हथियार फेंकती हैं। और ठीक 15 अगस्त 1945 को सब अलाइड देश, विशेषतः अमेरिका ने उस दिन वीजे डे मनाया। क्या मनाया? विजय यानी कि विक्ट्री ओवर दी जापान। तो उस हमें वी डे के नाम से हम उसको मतलब जानते हैं, विक्ट्री ओवर दी जापान 15 अगस्त 1945 को। और इस प्रकार से अमेरिका एक नई सुपर पावर के तौर पे उभरा और जापान का बहुत नुकसान हुआ। तो जापान जो कभी सुपर पावर था, इस प्रकार से वो सुपर पावर नहीं रहा। इस स्टोरी, इस कहानी से हम मतलब यही सीख सकते हैं जो कि वास्तविकता की है कि हमेशा के लिए सुपर पावर कोई नहीं है और हमेशा के लिए पावर किसी एक के पास नहीं भी रहने वाली है। लेकिन इसी के बाद ही जब अमेरिका नया सुपर पावर के तौर पे आया तो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ रशिया, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के साथ साथ मित्र देशों में था। और इसी के बाद ही इतिहास की अगली कहानी या फिर इस कहानियों में अगली कहानी शुरुआत होती है अमेरिका और रूस के मध्य अगले सुपर पावर की लड़ाई, जो कि आगे चलकर कोल्ड वॉर या फिर शीत युद्ध के नाम से जानी गई, जो कि हम अगली वीडियो में या फिर अगली इंफॉर्मेशन में हम उसे देखेंगे कि कैसे अमेरिका और रूस शीत युद्ध के साथ आगे बढ़े और फिर मतलब देश का या पूरे विश्व का नक्शा, मानचित्र कैसे पूरा बदल गया। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आशा है कि ये उम्मीद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जाने से पहले और आने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और मैक्सिमम लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नहीं, ये ज्ञान का सागर है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे बिंदु बिंदु से ज्ञान बनता है। जय हिंद दोस्तों।